Good evening, everybody. Good evening, sir. Good evening. आओ मोनिका ना, आयशी इधर आ जाओ मोनिका जल्दी से, और आयशी को डोर क्लोज करो। चलिए लेट्स स्टार्ट। थोड़ा सा अनकंफर्टेबल मेरे को इनिशियली लगेगा क्योंकि आज मेरे सामने भी बच्चे बैठे हुए हैं और ऑनलाइन भी हैं, सो आई हैव टू शिफ्ट माय आई गेस बोथ वेज। मेरे को यहाँ भी देखना पड़ेगा और आपकी तरफ भी देखना पड़ेगा। आप लोगों को भी थोड़ा सा ऑड लग सकता है, बट ग्रेजुअली चीजें इंप्रूव हो जाएंगी। आ जाओ जल्दी से। स्नेहा, स्नेहा इधर आ जाओ सबसे अंदर। चलिए मैं एक बार आपको लास्ट क्लास वाला रिवाइज करवा दूं। एक बार लास्ट क्लास वाला पोर्शन रिवाइज करवा रहा हूँ, प्लीज लेट मी नो अगर कोई डाउट है लास्ट क्लास वाले पोर्शन में। लास्ट क्लास में मेरे ख्याल से मैंने आपको एसिडिक डिहाइड्रेशन से ही स्टार्ट करवाया। एसिडिक डिहाइड्रेशन वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इनफैक्ट अल्कोहल्स का अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन। आगे भी जो हम रिएक्शन करेंगे उनमें भी सबसे इंपॉर्टेंट एसिडिक डिहाइड्रेशन ही है। एंड एज द नेम सजेस्ट, मैंने आपको बताया था एसिडिक डिहाइड्रेशन का मतलब है द लॉस ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। एसिड की प्रेजेंस में वाटर का रिमूवल, और एसिड की प्रेजेंस में वाटर का रिमूवल दो अलग अलग टेम्परेचर कंडीशंस पे करा जा सकता है। Either we can carry out this dehydration at 443 Kelvin और 413 Kelvin। लेकिन दोनों केसेस में डिहाइड्रेशन अलग अलग कॉन्सेप्ट फॉलो करती है। याद रखिएगा, जब हम अल्कोहल्स को 443 केल्विन पे डिहाइड्रेट करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 या H3PO4, मैंने H3PO4 भी लिखवाया था ना आपको दोनों ऑप्शंस, आइदर H2SO4 और H3PO4 की प्रेजेंस में, तो एक सिंगल मॉलिक्यूल के अल्फा और बीटा पे से H और OH निकलता है। एक ही मॉलिक्यूल के अल्फा पे से OH, बीटा पे से H निकलता है, एंड सच काइंड ऑफ डिहाइड्रेशन इज कॉल्ड इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन। विद इन द मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल में से वाटर का निकलना, दैट वाज एन इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन। कैन एनीबॉडी टेल मी कि दैट इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन व्हाट मैकेनिज्म डिड इट फॉलो? SN1 मैकेनिज्म। इफ यू रिमेंबर, SN1 मैकेनिज्म फॉलो हुआ था इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन का। हर ऐसे मैकेनिज्म को SN1 मैकेनिज्म कहा जाता है जिसमें कार्बोकेटायन बनता है, और इस मैकेनिज्म में भी कार्बोकेटायन बना था। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैंने आपको इसके बारे में यह भी बताया था कि क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटायन फॉर्मेशन इन्वॉल्व है, तो कई बार कुछ कार्बोकेटायंस रिलेटिवली लेस स्टेबल होते हैं, तो अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए कुछ रीअरेंजमेंट्स अंडरगो कर सकते हैं। द रीअरेंजमेंट्स लाइक द हाइड्राइड शिफ्ट और मिथाइल शिफ्ट, वो करवाया था ना एग्जांपल। ठीक है, तो वो क्लियर है, उसमें कोई डाउट तो नहीं है। हाइड्राइड शिफ्ट मिथाइल शिफ्ट का कॉन्सेप्ट मैंने आपको लास्ट क्लास में एक्सप्लेन करा था। इसके अलावा मैंने आपको दूसरी डिहाइड्रेशन करवाई थी 413 केल्विन पे। एट 413 केल्विन हमने देखा था कि अल्कोहल्स को जब हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट करवाते हैं, तो एक सिंगल मॉलिक्यूल में से वाटर नहीं निकलता, बल्कि दो मॉलिक्यूल्स फेस टू फेस आते हैं अल्कोहल के, एक का H और दूसरे का OH। दैट इज कॉल्ड एन इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन, और उसमें ईथर्स बनते। ठीक है, दैट टाइप ऑफ मैकेनिज्म, जब हमने उसका मैकेनिज्म डिस्कस करा तो हमने देखा था कि वहां पे कोई कार्बोकेटायन नहीं बना, बिकॉज कार्बोकेटायन फॉर्मेशन के लिए एटलीस्ट 443 केल्विन रिक्वायर्ड था, बट हमने वो 443 नहीं दिया, तो कार्बोकेटायन तो नहीं बना, लेकिन मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करने के लिए बैक साइड दूसरे मॉलिक्यूल ने अटैक करा था, एक साइमल्टेनियस बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग। देखो, ये आप लोगों को मेरे ओरली बताने से तभी समझ में आएगा जब आप लोगों को याद है थोड़ा। अगर फिर बिल्कुल ही भूल चुके हो तो मैं कितना भी ओरली बोलता हूँ आपको नहीं समझ आ रहा है, थोड़ा सा रिकॉल हो रहा है या नहीं? ठीक है, सो क्योंकि यहाँ पे बैक साइड अटैक हुआ था, साइमल्टेनियस बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग हुई थी, दैट्स व्हाई दिस मैकेनिज्म वाज कंपेरेबल टू SN2। ठीक है, लेकिन मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें बिल्कुल एंड में बताया था कि ये जो हम ईथर बना रहे हैं ना यूजिंग अल्कोहल्स को डिहाइड्रेट करके 413 केल्विन पे, ऐसा नहीं है कि इसमें आप कोई सा भी अल्कोहल लेके ईथर बना दो। दिस ईथर फॉर्मेशन इज ओनली एप्लीकेबल यूजिंग प्राइमरी अल्कोहल्स, अगर आप प्राइमरी अल्कोहल्स में। ठीक है, अगर आप दो सेकेंडरी अल्कोहल लेके ये सोचो कि 413 पे वो भी ईथर बना देंगे, या दो टर्शियरी अल्कोहल लेके सोच रहे हो कि उनसे भी ईथर बन जाएगा, तो नहीं, क्योंकि 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल से बनने वाले कार्बोकेटायन स्टेबल होते हैं, इसलिए उन्हें 443 नहीं रिक्वायर्ड होता, वो तो 413 पे भी बन जाते हैं कार्बोकेटायन। ठीक है, सो अगर आपने सेकेंडरी या टर्शियरी अल्कोहल लिया तो वो फिर टेम्परेचर डिपेंडेंट रहेगा ही नहीं, उसे तो चाहे आप 443 पे कर दो तब भी वो SN1 ही फॉलो करेगा, 413 पे करोगे तब भी वो SN1 ही फॉलो करेगा, और SN1 जब होता है तो एल्कीन्स बनते हैं। ठीक है, कार्बोकेटायन बनेगा और कार्बोकेटायन के थ्रू एल्कीन्स बनेगा। सो बताइए, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? क्या मैंने इसके बाद वाला भी कोई रिएक्शन स्टार्ट करवा दिया था? करवा दिया, वो थ्योरी लिखवाई। जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन है वो बताइए, ऑक्सीडेशन के रिगार्डिंग एक पैराग्राफ लिख चुके हैं आप सब लोग? ये तो ठीक है,
सो एक बार चेक करिए, प्रोबेबली मैंने शायद यही लिखवाया होगा कि अल्कोहल्स कैन अंडरगो ऑक्सीडेशन इन डिफरेंट वेज, या अल्कोहल का जो ऑक्सीडेशन होता है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहे हैं। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अलग अलग ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट में। चेक करो, मेरे को एग्जैक्ट लैंग्वेज नहीं पता मैंने क्या लिखवाई थी, लेकिन शायद यही लिखवाया होगा कि द ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट विल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सब लोग चेक करिए, लिखा हुआ है। Yes, sir. एक बार मैं ये ऑक्सीडेशन ऑनवर्ड्स दोबारा रिपीट कर देता हूं, इनकेस कोई एब्सेंट था या किसी ने नहीं लिखा है, तो यहां से दोबारा स्टार्ट करते हैं। दिस इज केमिकल प्रॉपर्टी नंबर 9, ऑक्सीडेशन। मोनिका ये चेयर ओपन कर लो, पीछे से बोर्ड उठा के पीछे से उठाओ और अपने आगे करो। सो ऑक्सीडेशन में एक स्टेटमेंट में दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जिनकी मिस हो गई थी वो दोबारा से लिख लीजिए। कितने दिन पहले करी थी लास्ट क्लास? सर लास्ट मैंने सैटरडे को की क्लास। तो कल ट्यूसडे था, कल क्यों नहीं करी 7:30 वाला बैच? सर मेरे को लगा कि आपने मंडे से ना ऑफलाइन कर दिया, तो सब कुछ आप ऑफलाइन के हिसाब से होगा। लेकिन मैंने आपको मैसेज करा था ना कि नेक्स्ट क्लास से करेंगे ऑनलाइन, तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास से ऑफलाइन करेंगे और तब तक के लिए ऑनलाइन करते रहिएगा। तो कल जो 7:30 वाला बैच था ना, वो आपने मिस कर दिया, उसमें आपका निकल गया थोड़ा सा। मैं वो वीडियो सेंड कर दूंगा। एक ही रिएक्शन है, एसिडिक डिहाइड्रेशन, बहुत बड़ा रिएक्शन था, लेकिन वो वीडियो से देख लीजिएगा। अब आप 8th रिएक्शन छूट गया है आपका, 7 तो करा होगा, ठीक है ना? तो 9th रिएक्शन ऑनवर्ड्स लिखिए सब लोग। ऑक्सीडेशन हेडिंग डाल लीजिए, जिनका भी मिस हुआ है। मैं एक बार दोबारा ऑक्सीडेशन का पैराग्राफ बोल रहा हूँ, डिक्टेट कर रहा हूँ। क्या लैंग्वेज लिखवाई थी मैंने आपको पहले? डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ अल्कोहल, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ अल्कोहल, depending upon the nature of alcohol, as well as the nature of oxidizing agent, as well as the nature of oxidizing agent, depending upon the nature of alcohol as well as the nature of oxidizing agent, nature of oxidizing agent, we obtain different oxidation products. We obtain different oxidation products. देखिए, इस स्टेटमेंट का मीनिंग समझने की कोशिश करिए। अल्कोहल्स का जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो उनके ऑक्सीडेशन से प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो इस चीज पे कि आप प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी किस अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। हर अल्कोहल अपने ऑक्सीडेशन पे एक डिफरेंट प्रोडक्ट देता है। प्राइमरी अल्कोहल से कुछ और मिलेगा, सेकेंडरी से कुछ और मिलेगा, टर्शियरी से कुछ और मिलेगा। एंड मोरओवर, अगर आप प्राइमरी अल्कोहल का ही ऑक्सीडेशन कर रहे हो तो प्राइमरी अल्कोहल भी अलग अलग प्रोडक्ट देगा अगर उस पर अलग अलग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हमारे पास 4-5 तरीके के होते हैं, मैं भी आपको बताऊंगा। सो डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डिफरेंट तरह से ऑक्सीडाइज करते हैं। कुछ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, यानी कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और कुछ स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो बिफोर वी एक्चुअली गो इनटू द डिटेल्स ऑफ द रिएक्शन, लेट मी टेल यू कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से जो आपको अपने सिलेबस में कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करने हैं। वो इसी के नीचे लिखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में, some common oxidizing agents are अब देखिए, एक तो होता है कॉलिंस रिएजेंट। कॉलिंस रिएजेंट के आगे ब्रैकेट में इसका फॉर्मूला लिख देता हूं मैं। This is CrO3 plus C5H5N plus CH2Cl2। इन तीनों के मिक्सचर को कॉलिंस रिएजेंट बोलते हैं। CrO3 इज क्रोमिक ऑक्साइड, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। देखते हैं आप में से कोई रिकॉग्नाइज करता है इस मॉलिक्यूल को यार। दिस इज pyridine इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। और ये CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन होता है, एक सॉल्वेंट की तरह होता है। इन तीनों के कॉम्बिनेशन को कॉलिंस रिएजेंट। ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये करेगा क्या वो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन अभी तो आप नेम और फॉर्मूले पे ध्यान दीजिए। दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको याद रखना है PCC,
पहले फुल फॉर्म लिख देता हूं, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पीसीसी। और आप देखेंगे पीसीसी और कॉलिंस रिएजेंट के फॉर्मूले में एक बहुत ही माइनर सा डिफरेंस होता है। पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट में भी ये दोनों कंपोनेंट तो सेम ही है, CrO3 प्लस C5H5N प्लस HCl प्लस। यहाँ पे डाइक्लोरोमीथेन था, यहाँ HCl आ गया, बाकी दोनों कंपोनेंट सेम है पीसीसी में। ये भी एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नोट करते जाइएगा। The third one is Jones reagent. Jones reagent. Jones reagent is again CrO3 plus H2SO4. इसी CrO3 में हमने H2SO4 मिक्स कर दिया. This combination is called Jones reagent. This is a very strong oxidizing agent. ये सब आपके सिलेबस में अलग अलग रिएक्शंस में हम इन्हें जगह जगह यूज करेंगे। इसके अलावा आपको याद रखना है एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट का मतलब होता है K2Cr2O7 प्लस H2SO4। H2SO4 इसके अंदर एसिड की तरह यूज करा जाता है। ये भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग। और एक लास्ट केस और याद रखिए, एल्कलाइन KMnO4। एल्कलाइन KMnO4 इज, फॉर्मूला तो इसका कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है, KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ एनी बेस इज कॉल्ड एल्कलाइन KMnO4। ये भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये 5 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको याद रखनी है। आगे ऑर्गेनिक के जितने भी चैप्टर्स हम पढ़ेंगे, अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग जगह हम इन्हें रैंडमली यूज करेंगे। रिटर्न सबने लिख लिया? Yes, sir. देखो एक चीज और ध्यान से सुनिए, कुछ बुक्स में प्रोबेबली चांसेस है और हो सकता है आपके स्कूल में भी जोन्स रिएजेंट का फॉर्मूला आपको ये करवाया जाए, H2CrO4 क्रोमिक एसिड। वो एक ही बात है, क्रोमिक ऑक्साइड प्लस H2SO4 आपस में रिएक्ट करके यही बना लेते हैं, ठीक है। सो ये मैंने इंडिविजुअल कंपोनेंट बनाई है और ये आपस में रिएक्ट करके क्रोमिक ऑक्साइड क्रोमिक एसिड बना लेते हैं। तो H2CrO4 भी अगर किसी आरओ पे लिखा हुआ है तो आप समझ लीजिए वो जोन्स रिएजेंट ही है। तो देखिए इसमें पहले वाले दोनों मैंने वैसे तो हर एक के नीचे मेंशन कर दिया है, पहले वाले दोनों माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं और नीचे वाले तीनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अब आप इसके अंदर ना हम ऑक्सीडेशन के अंदर ABC करके 3 पार्ट्स करेंगे। पहले ए पार्ट की हेडिंग डालिए। सब लोगों ने नोट कर लिया तो मैं ये मिटा दूं? ए पार्ट की हेडिंग डालिए, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स। Oxidation of primary alcohols. एक स्टेटमेंट मेंशन करिए इसके नीचे ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स के अंदर, only those alcohols can be oxidized, only those alcohols can be oxidized which contain, only those alcohols can be oxidized which contain
at least one alpha hydrogen which contain at least one alpha hydrogen. सिर्फ वही अल्कोहल्स ऑक्सीडाइज हो सकती हैं, ऑक्सीडेशन अंडरगो कर सकती हैं जिनमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होता है। जैसे बताइए प्राइमरी अल्कोहल का एग्जांपल देखिए CH3CH2OH, इसमें है अल्फा हाइड्रोजन या नहीं? बताओ मोनिका कितने अल्फा हाइड्रोजन है इसमें अगर आपको मालूम? ये वाला, ये वाले, ये तो दो हैं। देखिए अल्फा हाइड्रोजन वो होते हैं जो अल्फा कार्बन पे लगे। अल्फा कार्बन वो होता है जो फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच्ड वाला कार्बन होता है, ठीक है? ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के साथ वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं और इस कार्बन पे लगे हुए हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। है ना, इस पे दो अल्फा हाइड्रोजन, हमें तो किसी एक की भी जरूरत है। अगर एक भी होता तो भी हो जाता ऑक्सीडाइज, इस पे तो दो हैं, तो डेफिनेटली ये अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, ठीक है? क्योंकि इनमें दो अल्फा हाइड्रोजन होती है ना, तो ये एक एक करके दो बार ऑक्सीडाइज हो सकते हैं। पहले आप इनिशियली ऑक्सीडाइज करेंगे, ये माइल्ड ऑक्सीडेशन होके एक प्रोडक्ट बना लेंगे, फिर वो जो प्रोडक्ट बनेगा वो फर्दर ऑक्सीडाइज हो सकता है। सो इनका दो तरह का ऑक्सीडेशन हम कैरी आउट करेंगे। फर्दर लिखिए, इसी के नीचे लिखिए प्राइमरी अल्कोहल्स अपॉन माइल्ड ऑक्सीडेशन, primary alcohols upon mild oxidation with either PCC or Collins reagent produce aldehydes but upon strong oxidation they produce carboxylic acids. But upon strong oxidation they produce carboxylic acids. देखिए मैं आपको रिएक्शन समझाने जा रहा हूं, जब तक रिएक्शन समझ में ना आ जाए ना तब तक नोट मत करिएगा, पहले समझिए। This is a primary alcohol CH3CH2OH और इसको आप दो तरह से ऑक्सीडाइज कर सकते हो, द माइल्ड ऑक्सीडेशन यूजिंग PCC और कॉलिन्स रिएजेंट यूज कर सकते हैं, ये तो है माइल्ड ऑक्सीडेशन। या फिर आप नीचे वाले तीन में से जोन्स रिएजेंट या K2CR2O7 कुछ भी यूज कर सकते हो, K2CR2O7/H2SO4 और जोन्स रिएजेंट, तो ये होगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन। दोनों केसेस देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, उससे पहले आपको ये समझा दूं कि ऑक्सीडेशन में एक्चुअली होता क्या है। ऑक्सीडेशन के दो मीनिंग हो सकते हैं। कुछ रिएजेंट ऐसे होते हैं, देयर आर सर्टेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो हाइड्रोजन निकालने का काम करते हैं। सब लोग बताइए क्या लॉस ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन होता है? लॉस ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। अगर हमने किसी चीज में से हाइड्रोजन निकाल लिया तो वो ऑक्सीडाइज हो गई। तो कुछ रिएजेंट ऐसे होते हैं जो सिर्फ हाइड्रोजन निकालने का काम करते हैं, वो हाइड्रोजन निकाल के ऑक्सीडाइज करते हैं। कुछ रिएजेंट ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन ऐड करने का काम करते हैं, ऑक्सीजन ऐड करने से भी ऑक्सीडेशन हो जाता है। और कुछ रिएजेंट ऐसे होते हैं तो हाइड्रोजन निकाल के बदले में ऑक्सीजन लगा देते हैं। वो सिर्फ हाइड्रोजन निकालते नहीं है, बदले में ऑक्सीजन भी लगा देते हैं, तो वो तो और भी स्ट्रांग है। सिर्फ हाइड्रोजन निकाला ही होता ना तब भी ऑक्सीडाइज हो जाती कोई चीज, लेकिन हाइड्रोजन निकाल के ऑक्सीजन लगा भी दिया तो और भी अच्छी तरह ऑक्सीडाइज हो गई कुछ चीज, ठीक है? सो इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ रिएजेंट। कुछ रिएजेंट हाइड्रोजन निकालने का काम करती हैं, कुछ रिएजेंट ऑक्सीजन लगाने का काम करती हैं, कुछ दोनों चीजें साइमल्टेनियसली करते हैं कि H निकाल के O लगा दें, ठीक है? देखते हैं क्या होगा यहाँ पे। बोथ PCC एंड कॉलिन्स रिएजेंट आर जस्ट द हाइड्रोजन रिमूवर्स। ये कभी भी ऑक्सीजन ऐड नहीं करते। ये दोनों रिएजेंट कभी भी ऑक्सीजन ऐड करके चीजों को ऑक्सीडाइज नहीं करते, ये सिर्फ हाइड्रोजन निकाल के ऑक्सीडाइज करते हैं। आपको ये समझना है कि कहां से निकालेंगे हाइड्रोजन। देखिए प्राइमरी अल्कोहल्स को जब भी आप PCC या कॉलिन्स रिएजेंट से करवाएंगे ना, तो एक तो O पे से ये H निकल जाएगा, जो मैंने अंडरलाइन किया, अल्कोहल का जो H है ये निकल जाएगा, और O के बराबर वाले इस अल्फा कार्बन का एक H निकल जाएगा।
तो एक H O पे से निकलेगा, एक H C पे से निकलेगा, तो C और O आपस में डबल बॉन्ड बना के अपनी वैलेंसी को पूरा करेंगे, क्योंकि दोनों की एक वैलेंसी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड आ जाएगा तो जस्ट इमेजिन क्या बनेगा, CH3CH डबल बॉन्ड O, यानी कि CH3CHO एल्डिहाइड। दिस इज एन एल्डिहाइड। मैं इस डबल बॉन्ड को ऊपर भी लिख सकता हूँ, ये CHO है, दिस इज एन एल्डिहाइड। तो ये याद रखिएगा, ये माइल्ड ऑक्सीडेशन है, क्योंकि अभी आपके पास दो अल्फा हाइड्रोजन थे, आपने एक ही अल्फा हाइड्रोजन निकाला है, अभी भी एक अल्फा हाइड्रोजन वहां पे बचा है, ठीक है। सो अभी भी हम फर्दर ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। तो ये याद रखिएगा, माइल्ड ऑक्सीडेशन यूजिंग कॉलिन्स रिएजेंट या पीसीसी से प्राइमरी अल्कोहल्स आर कन्वर्टेड टू एल्डिहाइड। सब लोग बताइए, समझ में आया? K2Cr2O7 या जोन्स रिएजेंट, या मैंने नहीं लिखा यहाँ पे अल्कलाइन KMnO4, वो भी लिख सकते हो, वो सब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। वो प्राइमरी अल्कोहल पे क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, इस अल्फा कार्बन पे से दोनों H हटा देंगे, दोनों H, और बदले में इसके ऊपर डबल बॉन्ड O लगा देंगे। तो आप सोचो कि अगर दो H हट गए और दो वैलेंसी हो जाएंगी, तो इसके ऊपर डबल बॉन्ड O लग जाए तो ये क्या बनेगा, क्या ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा ऐसा, CH3C डबल बॉन्ड O OH। देखो ये OH तो एसिड है, वो OH तो हमने टच भी नहीं करा, वो ऐसे ही बस यहां से दो H हट के इसके ऊपर डबल बॉन्ड O लगा दिया, तो देखिए वो एसिड बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। सो प्राइमरी अल्कोहल्स माइल्ड ऑक्सीडेशन पे एल्डिहाइड्स और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनाते हैं, यही मैंने आपको थ्योरी में लिखवाया है, ठीक है। सो ये नोट करिए। सब लोग बताइए जो ऑनलाइन है, समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. प्राइमरी अल्कोहल के माइल्ड ऑक्सीडेशन पे सिर्फ हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन पे हाइड्रोजन का रिमूवल होके बदले में ऑक्सीजन लग भी गए अल्फा, लेकिन जो हुआ वो अल्फा हाइड्रोजन पे हुआ, अल्फा कार्बन पे से दोनों H हटेंगे, बदले में डबल बॉन्ड लग जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा, ये नोट करिए। नोट करा, आप लोगों ने नोट कर लिया? Yes, sir. So, ठीक, चलिए अब सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन देखते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। इसमें एक थ्योरी मेंशन करिए, द सेकेंडरी अल्कोहल्स upon oxidation, secondary alcohols upon oxidation always produce ketones. Secondary alcohols upon oxidation always produce ketones. देखिए जिस तरह से प्राइमरी अल्कोहल का दो तरह का ऑक्सीडेशन होता था ना, माइल्ड या स्ट्रॉन्ग, ठीक है, एक H यहां से एक H यहां से निकाल देते तो माइल्ड ऑक्सीडेशन था, और दोनों ही H निकाल देते थे, वो लगा देते तो वो स्ट्रॉन्ग था। सेकेंडरी अल्कोहल का एक ही ऑक्सीडेशन होता है, चाहे आप उन्हें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से करो या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से करो, दे अंडरगो द ऑक्सीडेशन सेम वे, बिकॉज उनके पास दो पॉसिबिलिटी नहीं है, उनके पास एक ही अल्फा हाइड्रोजन होता है। आप देखिए CH3CH CH3OH, या इसे ऐसे बना देता हूं और बेटर समझ में आएगा आपको, CH3CH CH3OH। सो दिस इज अ सेकेंडरी अल्कोहल। आप पहले तो देखिए इसका अल्फा कार्बन ये फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन पे एक ही हाइड्रोजन है, ठीक है।
तो यहाँ पे ये जैसे यहाँ पे हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन में क्या करा था, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन में दोनों H हट गए थे और डबल बॉन्ड O लग गया था। यहाँ पे 2H तो है ही नहीं, तो यहाँ पे 2H हट के डबल बॉन्ड O लगने वाला कॉन्सेप्ट तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, यहाँ पे तो चाहे आप एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो या वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो, चाहे आप पीसीसी ले लो या कॉलिंस रिएजेंट ले लीजिए या जोन्स रिएजेंट ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं। 5-6 जो मैंने 5 लिखवा, पांचों में से कोई सा आप कुछ भी लो, यहाँ पे तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि एक H यहाँ से निकलेगा, एक H यहाँ से निकलेगा और यहाँ डबल बॉन्ड। ठीक है, क्योंकि 2H तो निकल ही नहीं सकते। The only possibility is that एक H यहाँ से निकलेगा, एक H यहाँ से निकलेगा और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो आप देखिए क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O CH3 ketone. So secondary alcohol can just be oxidized to ketones using any of the oxidizing. ठीक है, तो ये नोट करिए। ओके, अब एक हेडिंग डालिए सी पार्ट, ऑक्सीडेशन ऑफ टर्शियरी अल्कोहल्स। ऑक्सीडेशन ऑफ टर्शियरी अल्कोहल्स। अभी रिएक्शन मत नोट करिएगा, पहले देखिए। आप रिकॉग्नाइज तो कर पा रहे हैं, ये टर्शियरी अल्कोहल है, दिस इज अ टर्शियरी अल्कोहल। बताइए क्या टर्शियरी अल्कोहल में अल्फा हाइड्रोजन है? फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन, ये अल्फा कार्बन, इसमें हाइड्रोजन तो है ही नहीं, यानी कि हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही। जो मैंने सबसे पहली लाइन लिखवाई थी कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन तभी होता है जब अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल्स के अंडर मैंने सबसे पहले आपको ये लाइन लिखवाई है कि ओनली दोज अल्कोहल्स कैन बी ऑक्सीडाइज्ड व्हिच कंटेन एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये याद रखिएगा, टर्शियरी अल्कोहल्स आर कंप्लीटली रेजिस्टेंट टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन। उन पे चाहे आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर लो या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर लो, वो ऑक्सीडाइज नहीं होते, लेकिन कुछ तो अंडरगो करते हैं। वो देखते हैं क्या अंडरगो करते हैं। लिखिए इसमें, the tertiary alcohols are completely resistant towards oxidation, due to the absence of alpha hydrogen over them. Due to the absence of alpha hydrogen over them. Absence of alpha hydrogen over them. However, if they are vigorously oxidized, over a prolonged period, if they are vigorously oxidized over a prolonged period, then they undergo dehydration to form alkenes. They undergo dehydration to form alkenes. They undergo dehydration to form alkenes. देखिए, अगर आप यहाँ पे एल्कालाइन KMnO4 कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा, या K2Cr2 7H2SO4 या जोन्स रिएजेंट को हम H2CrO4 लिख सकते हैं।
कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करें और प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम, मतलब काफी देर तक इसे रिएक्ट करवाते रहिए, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होती है ना, ये प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम पे यूसेज करने पे डिहाइड्रोजनेशन की जगह डिहाइड्रेशन कर देते हैं। डिहाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन का निकलना, दैट वाज ऑक्सीडेशन, ठीक है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जैसे इन्होंने एक हाइड्रोजन यहां से निकाला, एक हाइड्रोजन यहां से निकाला, ये था डिहाइड्रोजनेशन। लेकिन ये डिहाइड्रोजनेशन तो अंडरगो कर नहीं सकता क्योंकि इस पर हाइड्रोजन ही नहीं है। तो अगर आप प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए इस पे यूज करेंगे ना, तो दे विल रेदर कॉज डिहाइड्रेशन, ठीक है। क्या करेंगे, अल्फा कार्बन पे से पूरा OH निकल जाएगा और अल्फा के बराबर वाले बीटा पे से एक H निकल जाएगा, ठीक है। डिहाइड्रोजनेशन नहीं हो पाएगी, डिहाइड्रोजनेशन नहीं हो पाएगी, लेकिन डिहाइड्रेशन हो जाएगी जब आप ड्रास्टिक विगरस कंडीशंस पे इसे ऑक्सीडाइज करें। विगरस कंडीशन का मतलब यही होता है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लो और फोर्सफुली उसे काफी देर तक रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है। इन्हें बोलते हैं विगरस कंडीशन। तो एक OH यहां से निकलेगा, H यहां से निकलेगा और यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो दे विल अंडरगो, दे विल रेदर प्रोड्यूस एल्कीन्स। ये देखिए, ये एल्कीन बन जाएगा इस तरह। तो ये भी ऑक्सीडेशन नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमने विगरस ऑक्सीडाइज करवाया तो ऑक्सीडाइज हो गए। हमने कोशिश करी उन्हें विगरस ऑक्सीडाइज करवाने की, लेकिन अल्टीमेटली वो ऑक्सीडाइज तब भी नहीं हुए, वो डिहाइड्रेट हो गए और एल्कीन बना। तो टर्शियरी अल्कोहल्स आर कंप्लीटली रेजिस्टेंट टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन। हमने माइल्ड ऑक्सीडेशन कर देखा, कुछ नहीं हुआ। हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन भी कर देखा, तब भी कुछ नहीं हुआ। फिर हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन ओवर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड करा, तब भी वो ऑक्सीडाइज नहीं हुए, डिहाइड्रेट हो गए और एल्कीन बना गया। ये आपको याद रखना है, तो ये नोट करिए। टर्शियरी अल्कोहल्स कभी ऑक्सीडाइज हो ही नहीं पाते, वो सिर्फ ज्यादा से ज्यादा डिहाइड्रेट हो सकते हैं। बताइए, सब लोगों को क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। So this was about the oxidation of, yes, डाउट है सर, जैसे ये बोलिए तो कल एल्केन था, बट अगर सर अनसिमेट्रिकल होगा तो सर कहाँ पे जाएगा डबल बॉन्ड? सेट्जेफ रूल फॉलो करेंगे अगर अनसिमेट्रिकल होगा तो। आप बताइए, कोई और अल्कोहल लेकर देखते हैं टर्शियरी वाला, से CH3 CH3 OH CH2 CH3। संस्कृति ये वाला ले लेते हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये तो फिर भी एक सिमेट्रिकल है, इसके तीनों तरफ एक जैसे मिथाइल लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे दो तरफ मिथाइल, एक तरफ मिथाइल लगा। अब डाउट ये है कि इस अल्फा कार्बन पे से तो OH निकलेगा, H कहां से निकलेगा? इससे निकलेगा या इससे निकलेगा? ठीक है, तो बता सकते हो कहां से निकलेगा? सेट्जेफ रूल हमने पढ़ा था संस्कृति। सेट्जेफ रूल ये कहता है कि मोर एल्काइलेटेड एल्कीन्स आर द मेजर प्रोडक्ट। अगर हम यहाँ पे डबल बॉन्ड लाएंगे, जस्ट इमेजिन करो, मैं टेम्परेरीली बनाकर दिखाता हूं, अगर हम यहाँ पे डबल बॉन्ड लाएंगे तो इस डबली बॉन्डेड कार्बन के इधर भी एक एल्काइल ग्रुप होगा, इधर भी एक एल्काइल ग्रुप होगा, मोर एल्काइलेटेड एल्कीन। लेकिन अगर आप यहां डबल बॉन्ड लाते तो यहां डबल बॉन्ड लाने से बस एक तरफ एल्काइल ग्रुप होता है, इधर नहीं होता, तो मोर एल्काइलेटेड एल्कीन मिलेगा। आपको बनाकर देखने पड़ेंगे दोनों एल्कीन, जो भी आपको लगे कि डबली बॉन्डेड कार्बन पे मोर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप है, वो वाला एल्कीन मेजर प्रोडक्ट है। संस्कृति यस सर। क्लियर है ना? पक्का? यस सर। ठीक है। सो नेक्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन नंबर 10, बिल्कुल सेम ऑक्सीडेशन जैसा ही रिएक्शन है। 10th रिएक्शन की हेडिंग डालिए कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन। कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन, नाम से क्या पता चल रहा है? कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोजन का रिमूवल। क्या हाइड्रोजन का रिमूवल भी एक तरह से ऑक्सीडेशन ही तो होता है? तो बेसिकली यहाँ पे भी हमें ऑक्सीडेशन ही करना है, लेकिन ऑक्सीडेशन नाम हम तब देते हैं जब हम कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहे हैं। और अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहे हैं, कोई कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, तो हम उसे कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन बोलते हैं। लेकिन एक्चुअली प्रोडक्ट वही बनेंगे जो वहां बन रहे थे, ठीक है। रिएक्शन सेम ही होने वाला है, बस एरो पे यूज होने वाली कंडीशंस बदलेंगी। लिखिए इसमें भी एक थ्योरी,
when alcohols are heated to about 573 Kelvin. 573 Kelvin के आगे ब्रैकेट में लिख लीजिए 300 डिग्री सेल्सियस. 300 डिग्री सेल्सियस. In presence of copper, then primary alcohols produce aldehydes. Secondary alcohols produce ketones. While tertiary alcohols undergo dehydration. Tertiary alcohols undergo dehydration to produce alkenes. देखिए कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ सेम है, आप बस एक बार देखिएगा. This is a primary alcohol. ये एक सेकेंडरी अल्कोहल है. And this is a tertiary alcohol. 1 degree, 2 degree, 3 degree. Copper at 300 degree Celsius. देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, ये आगे भी आपके काम आएगी. एक होता है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन और एक होता है कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन. कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन का मतलब है कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोजन का एडिशन करना. मैंने आपको करवाया भी था, अगर आपको याद हो, अल्कोहल्स पे एक तो मैंने रिडक्शन करवाया था LiAlH4 या NaBH4 से. उसका नाम तो हमने रिडक्शन दिया था क्योंकि हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर रहे थे. मैंने बताया था रिडक्शन हम तब बोलते हैं जब किसी रिड्यूसिंग एजेंट में से हाइड्रोजन निकलता है. लेकिन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में अगर हाइड्रोजन फ्री फॉर्म में ले ली जाए तो उसे कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन. तो अगर आपको हाइड्रोजन ऐड करनी है ना, तो आप जो कैटलिस्ट लेते हैं वो होते हैं निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम. इन तीनों की प्रेजेंस में ऐड होती है. और अगर आपको हाइड्रोजन निकालनी है तो हमेशा कॉपर डिहाइड्रोजनेट करता है, निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम हाइड्रोजनेट करता है. सिर्फ अल्कोहल पे नहीं, आगे भी आप देखेंगे वेरियस जगह अगर कहीं से हाइड्रोजन निकालनी होगी तो आप यूज करोगे कॉपर एज कैटलिस्ट, और कहीं पे हाइड्रोजन ऐड करनी होगी तो आप यूज करोगे निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम. ठीक है. सो मैंने पहले निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम से करवाया था आपको कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन. अब हम डिहाइड्रोजनेशन कर रहे हैं. तो कॉपर की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेल्सियस पे एग्जैक्टली वही होगा जो पीसीसी करता था. एक H O पे से निकलेगा, एक H C पे से निकलेगा, तो C और O आपस में डबल बॉन्ड बना के अपनी वैलेंसी पूरी करेंगे. ये बनेगा एल्डिहाइड. देखते जाइएगा पहले. CH3 CH डबल बॉन्ड O, दिस इज एन एल्डिहाइड. यहां पे भी वही होगा. कॉपर एट 300 डिग्री सेल्सियस, एक H ये वाला निकलेगा, एक H ये वाला निकलेगा, एक O पे से एक H निकलेगा, एक अल्फा कार्बन पे से H निकलेगा, तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा. और यहां डबल बॉन्ड आ गया तो ये बन जाएगा कीटोन. CH3 C डबल बॉन्ड O CH3. आया समझ में? और यहां डिहाइड्रोजनेशन नहीं हो सकती क्योंकि यहां पे अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन ही. ठीक है. यहां पे भी अगेन वही है कि आप बहुत देर तक ट्रीट करवाते रहेंगे कॉपर से 300 डिग्री सेल्सियस पे प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग, तो अल्टीमेटली डिहाइड्रेशन हो जाएगी. हीटिंग की वजह से वाटर निकल जाएगा, अल्फा पे से OH और बीटा पे से H. ठीक है. मतलब सब कुछ वैसा ही है जैसे पिछले वाले केस में था, बस कंडीशंस बदल गई. कोई डाउट है तो बताइए, अदरवाइज नोट कर लीजिए इसे. दर्शिता, चर्चित, जागृति, महेश, मोनिका, किसी को भी कोई डाउट है तो बताइए. नो सर. विशेष, याशिका, तनेश, नो सर.
ठीक है, कर लिया नोट? आप सब लोगों ने नोट करा? यस सर। यस सर। देखिए, वन लास्ट रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, एक और रिएक्शन देखते हैं और उसके बाद हम फिर फिनॉल स्टार्ट करेंगे। अल्कोहल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आपको याद होगा इस चैप्टर में मैं अल्कोहल, फिनॉल और ईथर 3 चीजें पढ़ी। सो अल्कोहल से रिलेटेड एक लास्ट रिएक्शन, हेडिंग डालिए ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट, LUCAS अपॉस्ट्रोफी, ल्यूकास टेस्ट। ब्रैकेट में लिख लीजिए टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन primary, secondary and tertiary alcohols. Test to distinguish between primary, secondary and tertiary alcohols. एक छोटी सी बेसिक चीज पूछ रहा हूं जो ऑल्दो दैट इज नॉट रिलेटेड टू केमिस्ट्री और हमारे सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, लेकिन आप लोगों ने किसी भी नाम में जब अपॉस्ट्रोफी लगाया होगा तो अपॉस्ट्रोफी एस से पहले लगाया होगा। किसी को मालूम है अपॉस्ट्रोफी एस के बाद कब लगता है? जब नाम ही एस पे खत्म हो रहा होता है। When the name ends at S, किसी पर्सन के नाम में एस आ रहा है लास्ट में, तो उसमें अपॉस्ट्रोफी लगा के एक और एस लगाने की जरूरत नहीं होती। एस के ल्यूका, इस पर्सन का नाम, साइंटिस्ट का नाम ल्यूका नहीं था, ल्यूकास था, तो ल्यूकास के आगे अपॉस्ट्रोफी लगा दी और फिर एक और एस लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? सो व्हेन द नेम इटसेल्फ एंड्स एट एस, तो हम बस लास्ट में अपॉस्ट्रोफी लगा देते हैं, अदरवाइज आपको पता है अपॉस्ट्रोफी के बाद एस लगाया जाता है। तो कई बार स्टूडेंट्स ना, अब मैं इसलिए बता रहा हूँ ये चीज आपको, इसके मार्क्स तो नहीं कटते, लेकिन कई बार स्टूडेंट्स जब एग्जाम में लिख कर आते हैं ना ऐसे, तो टीचर उसमें सर्कल कर देते और पता ही नहीं चलता स्टूडेंट्स को कि क्यों सर्कल करा है, वो बस सर्कल कर देते हैं। सो वो टेक्निकली रॉन्ग है वो। ल्यूकास टेस्ट पहले मैं आपको ओरली बता दूं इसकी थ्योरी लिखने से पहले। देखिए, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल, जितने भी अल्कोहल्स होते हैं ना, दे हैव अ वाटर लाइक अपीयरेंस। क्रिस्टल क्लियर लिक्विड होती है, वाटर की तरह कलरलेस लिक्विड्स होती हैं। अगर मैं टेस्ट ट्यूब में आपको 3 टेस्ट ट्यूब्स मैंने दे दी, एक में प्राइमरी अल्कोहल, एक में सेकेंडरी और एक में टर्शियरी अल्कोहल, 3 अल्कोहल भरे हुए, तो ऊपर से देखने में आपको तीनों एक जैसे नजर आएंगे। तीनों में ऐसा लगेगा वाटर भरा हुआ है, बिल्कुल वाटर लाइक कलरलेस अपीयरेंस होती है अल्कोहल। तो आपको पता कैसे चलेगा? इज देयर एनी वे टू डिस्टिंग्विश कि तीनों टेस्ट ट्यूब्स को चेक करके आप बता दें कि किसमें प्राइमरी है, किसमें सेकेंडरी और किसमें टर्शियरी? ठीक है, उसे हम बोलेंगे टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। कि आपको मैंने दे तो दिए 3 अलग अलग अल्कोहल, लेकिन ऊपर से देखने में आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, तो हाउ कैन वी आइडेंटिफाई? ठीक है, तो लैब में इस टाइप के टेस्ट आपको करवाए जाएंगे। अब तो नहीं कर पाओगे शायद आप, लेकिन ये आपके सिलेबस में था। तो देखिए, टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल में पहले एक थ्योरी लिखिए। When alcohols are treated with Lucas reagent, when alcohols are treated with Lucas reagent, Lucas reagent के आगे ब्रैकेट में मेंशन कर दीजिए concentrated HCl plus anhydrous ZnCl2। ल्यूकास रिएजेंट का फॉर्मूला होता है concentrated HCl plus ZnCl2 का मिक्सचर। So when alcohols are treated with Lucas reagent, then tertiary alcohols produce
immediate turbidity. Tertiary alcohols produce immediate turbidity. 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 Tertiary alcohols produce immediate turbidity. कॉमा लगाइए. Secondary alcohols produce turbidity. Secondary alcohols produce turbidity in 5 to 10 minutes. Secondary alcohols produce turbidity in 5 to 10 minutes. While primary alcohols produce turbidity only upon heating. Primary alcohols produce turbidity only upon heating. लिखा यहां तक? फर्दर लिखिए. नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखिएगा. The turbidity is due to the formation of a white precipitate. Formation of a white precipitate of insoluble alkyl chlorides. Insoluble alkyl chlorides. Turbidity is due to the formation of a white precipitate of insoluble alkyl chlorides. Written? अब समझिएगा और रिएक्शन साथ में नोट मत करिएगा, पहले आप देखिए. सबसे पहले प्राइमरी अल्कोहल्स का केस लेते हैं. लेट दिस बी CH3CH2OH एक प्राइमरी अल्कोहल है. फिर सेकेंडरी अल्कोहल में CH3CHCH3, दिस इज a secondary alcohol, and tertiary alcohol is CH3CCH3CH3OH. सेकेंडरी अल्कोहल भी आपकी बार में ऐसे बना देता हूं. ये एक सेकेंडरी अल्कोहल है. आप प्रैक्टिकली इमेजिन कीजिएगा, सिर्फ रिएक्शन में देखिए, प्रैक्टिकली विजुअलाइज कीजिए कि आप लैब में हैं और आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं. एक टेस्ट ट्यूब में प्राइमरी अल्कोहल, एक में सेकेंडरी और एक में टर्शियरी. बट आपको नहीं पता कि किसमें कौन सा है. बस आपको ये पता है कि तीनों में अलग अलग है. किसी एक में प्राइमरी है, किसी एक में सेकेंडरी और किसी में टर्शियरी. आप क्या करेंगे, तीनों टेस्ट ट्यूब्स में यू विल ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ल्यूकास रिएजेंट. ये जो ल्यूकास रिएजेंट लिखा था मैंने अभी आपके सामने HCl + ZnCl2, वो एक लिक्विड की फॉर्म में एक बॉटल में बना बनाया रखा हो. ऐसा नहीं है कि ZnCl2 और HCl आपको मिलाना पड़ेगा, वो ऑलरेडी मिला के एक बॉटल में लिक्विड की फॉर्म में रिएजेंट रखा होता है. आपको ड्रॉपर से फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ल्यूकास रिएजेंट तीनों टेस्ट ट्यूब्स के अंदर ऐड करना है. ठीक है, तीनों टेस्ट ट्यूब्स के अंदर इसमें भी आप ल्यूकास रिएजेंट ऐड कर देंगे, यानी कि HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2. ZnCl2 एरो पे दिखाएंगे रिएक्शन में. इसमें भी ल्यूकास रिएजेंट ऐड कर दिया, HCl in presence of ZnCl2. इसमें भी ल्यूकास रिएजेंट ऐड कर दिया, HCl in presence of ZnCl2. तीनों में आपने प्रैक्टिकली ल्यूकास रिएजेंट ऐड कर दिया. तो जैसे ही आप ल्यूकास रिएजेंट ऐड करेंगे ना, आप देखेंगे तीनों टेस्ट ट्यूब से एक टेस्ट ट्यूब ऐसी होगी जिसमें इमीडिएट, जैसे ही आपने ल्यूकास रिएजेंट डाला, इमीडिएट टर्बिडिटी आ जाएगी. इन केस अगर टर्बिडिटी का मतलब नहीं मालूम आपको, तो टर्बिडिटी का मतलब है मिल्कीनेस, क्लाउडीनेस, एक धुंधलापन आ जाएगा. ठीक है, अचानक से, जैसे आप इमेजिन करो एक ग्लास में वाटर है, एक कांच का ग्लास ले लो, बाहर से आपको ट्रांसपेरेंट ग्लास में वाटर दिख रहा है, और इमेजिन करो ऊपर से जस्ट एक ड्रॉप ऑफ मिल्क डाल दूं मैं उसमें, सिर्फ एक ड्रॉप ऑफ मिल्क, तो आप देखोगे एक व्हाइटनेस स्कैटर हो जाएगी पानी के अंदर अचानक से. उसे बोलते हैं टर्बिडिटी. ठीक है, पहले तो क्रिस्टल क्लियर सॉल्यूशन थी, अचानक से व्हाइटनेस स्कैटर्ड होती हुई नजर आ गई, मिल्कीनेस नजर आ गई, तो उसे टर्बिडिटी बोलते हैं. अलग अलग नाम होते हैं, जैसे क्लाउडीनेस भी बोला जाता है, मिल्कीनेस भी बोला जाता है, टर्बिडिटी भी बोला जाता है. ठीक है, तो आप देखेंगे एक टेस्ट ट्यूब ऐसी होगी जिसमें ल्यूकास रिएजेंट ऐड करते ही इमीडिएट टर्बिडिटी नजर आएगी, और वो होगा टर्शियरी अल्कोहल.
देखो पहले तो होगा क्या, तीनों ही केसेस में रिएक्शन तो सेम होने वाला है, वाटर निकलेगा क्योंकि ZnCl2 इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है। इस केस में भी वाटर निकलेगा, यहां से OH और यहां से H, बनेगा क्या, ये Cl लग जाएगा यहाँ पे, तो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड मिलेगा CH3CCH3। नोट नहीं करिएगा अभी रिएक्शन, पहले आप देखिए। इस केस में भी वही होगा, एक सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड मिलेगा और इस केस में एक प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, अल्काइल क्लोराइड्स, ठीक है। ये आपको याद होगा, ये अभी हमने एक दो दिन पहले भी करा था ये रिएक्शन कि HCl के केस में ZnCl2 लेते हैं, HBr के केस में H2SO4 लेते हैं और HI के केस में वार्म करते हैं, याद आ रहा है, वही वाला रिएक्शन है। तो देखिए आपको अल्काइल क्लोराइड्स के बारे में याद होगा, हमने हेलो एल्केन्स वाले चैप्टर में पढ़ा था कि अल्काइल हैलाइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बिकॉज दे आर अनेबल टू ब्रेक द एग्जिस्टिंग वाटर वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये पोलर होने के बाद भी इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में क्योंकि ये वाटर के हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक नहीं कर पाते, याद आ रहा है आपको। The energy released during alkyl halide water interaction is not sufficient to break the water water interaction, so that's why alkyl halides are insoluble. और alkyl chlorides स्पेशली जो क्लोराइड्स होते हैं ना, उनका व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। जब कोई चीज इनसॉल्युबल होती है तो वो पीपीटी बनाएगी व्हाइट कलर का। तो क्या है कि आप इमेजिन करो, अभी तक तो टेस्ट ट्यूब में क्रिस्टल क्लियर सॉल्यूशन आपको नजर आ रही थी क्योंकि अल्कोहल था, लेकिन जैसे ही अल्कोहल HCl के साथ रिएक्ट करके क्लोराइड्स बनाएंगे तो वो क्लोराइड्स इनसॉल्युबल होने की वजह से व्हाइट कलर का पीपीटी बनाएंगे। उस पीपीटी के फॉर्मेशन की वजह से ही आपको मिल्कीनेस नजर आएगी, ठीक है। अब वो पीपीटी सबसे पहले इसमें बनेगा क्योंकि ये याद रखिए, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस थ्रू अ कार्बोकेटायन मैकेनिज्म, और टर्शियरी अल्कोहल का कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। यहां से जब OH निकलेगा तो ये टर्शियरी कार्बोकेटायन बनेगा, टर्शियरी कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है इसलिए सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा, तो इमीडिएट टर्बिडिटी है। सेकेंडरी कार्बोकेटायन थोड़ा सा कम स्टेबल होता है, धीरे धीरे रिएक्ट करेगा, 5-10 मिनट लग जाएंगे इसे बनने में। प्राइमरी अल्कोहल का कार्बोकेटायन अनस्टेबल होता है, वो अपने आप बनेगा ही नहीं, वो हीट करने में बनेगा। जैसे मैंने लास्ट क्लास में करवाया था, 443 रिक्वायर्ड होता है उसे बनने के लिए प्राइमरी कार्बोकेटायन। तो ये अपने आप बनेगा नहीं। एक टेस्ट ट्यूब ऐसी होगी जिसमें आप ल्यूकास रेड डालोगे, आप देखोगे टर्बिडिटी आई नहीं, कितनी भी देर तक रखे रहो टर्बिडिटी नहीं आई। फिर आप थोड़ा सा हीट करोगे, हीट करते ही टर्बिडिटी आ जाएगी। तो जिसमें हीट करने पे टर्बिडिटी आए वो प्राइमरी अल्कोहल है, जिसमें 5 से 10 मिनट में टर्बिडिटी आ जाए वो सेकेंडरी, और जिसमें इमीडिएट टर्बिडिटी आ जाए वो टर्शियरी। और टर्बिडिटी क्यों आ रही है समझ गए ना, मैंने आपको लास्ट लाइन में लिखवाया, पढ़कर देखिए। टर्बिडिटी इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ इनसॉल्युबल अल्काइल क्लोराइड, ठीक है। सो बताइए सब लोग जो ऑनलाइन है, सबको समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. नोट करिए और कोई डाउट है तो मुझे बताइए। हाँ जी, हीट का साइन भी दिखाना पड़ेगा फर्स्ट वाले रिएक्शन। नहीं ये तो अगर आप यहाँ पे आप थ्योरेटिकली लिख रहे हो टर्बिडिटी तो आपको दिखाने की जरूरत नहीं, थ्योरेटिकली लिख दिया ना टर्बिडिटी अपॉन हीटिंग। तो सेकंड वाले में हीटिंग की जरूरत नहीं है। किसकी? नहीं, और किसी में हीट नहीं करना, फर्स्ट में हीट करना पड़ेगा, वो भी टर्बिडिटी लगाने के लिए। तरुषी आपको क्लियर है ये रिएक्शन? Yes, sir. आप लोगों ने स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया ऑफलाइन? जिन्होंने जाना स्टार्ट कर दिया अब उनके प्रोबेबली लैब में प्रैक्टिकल्स भी होंगे, और अगर होंगे तो फिर ये टेस्ट भी आपको करवाया जाएगा लैब में।
ओके, सबने नोट कर लिया? सो देखिए, विद दिस रिएक्शन हमारा अल्कोहल्स कंप्लीट हो गया। अब हम फिनॉल स्टार्ट करते हैं। फिनॉल्स का फॉर्मूला होता है C6H5OH। देखो एक डिफरेंस, अगर आप थोड़ा सा सोचें ध्यान से, सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अल्कोहल्स एंड फिनॉल। अल्कोहल तो ना एक पूरी फैमिली है, अल्कोहल के अलग अलग एग्जांपल होती है, मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। लेकिन फिनॉल तो एक सिंगल मॉलिक्यूल है। फिनॉल तो बोलते ही उसे हैं जो रिंग के ऊपर OH लगा होता है। फिनॉल की कोई फैमिली नहीं है, बहुत सारे एग्जांपल्स नहीं है। फिनॉल इज जस्ट अ सिंगल मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे हम फिनॉल यानी कि एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की प्रिपरेशन और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज पर समझ रहे हो ना मैं क्या बता रहा हूँ आपको। आप जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ते हो उनकी एक फैमिली होती है, एक एग्जाम्पल नहीं होता, बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। हेलो एल्केन्स के भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स थे, लेकिन फिनॉल के अगर आप कहो कि ये एक एग्जाम्पल है और कोई दूसरा एग्जाम्पल दे दो तो दूसरा नहीं होता। फिनॉल तो होता ही है, एक अकेला मॉलिक्यूल रिंग के ऊपर OH, उसी को फिनॉल बोलते हैं। तो हमें हम रिंग के ऊपर OH इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग लैब प्रिपरेशंस डिस्कस करेंगे। एक लैब प्रिपरेशन करवा देता हूं अभी, एक हेडिंग डाल लीजिए इसके नीचे, लैब प्रिपरेशन। देखिए 4 लैब प्रिपरेशंस मैं आपको फिनॉल की करवाऊंगा और चारों ही लैब प्रिपरेशंस बहुत सिंपल हैं। इतनी सिंपल कि उनकी हम कोई थ्योरी नहीं लिखेंगे, जितनी मैंने हेडिंग डाली होगी ना वही थ्योरी होगी। आपने हेडिंग ही थ्योरी है, उसके नीचे कोई एक्स्ट्रा थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है। सो फर्स्ट इज बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ डायजोनियम सॉल्ट। हाइड्रोलिसिस ऑफ डायजोनियम सॉल्ट। देखते हैं आप में से किसी को डायजोनियम सॉल्ट याद है कि नहीं, पहले करवाया था मैंने एक बार। कैन एनीबॉडी टेल मी द फार्मूला? डायजोनियम सॉल्ट क्या होता था, याद है किसी को? जो ऑनलाइन है वो बताइए। अनुभव, गर्भ, जागृति, काशेष, किसी को याद है? आप में से किसी को याद है? ढूंढ लिया पीछे से? नहीं यार, डायजोनियम सॉल्ट, हाँ बोलो। रिंग के ऊपर N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, याद आ रहा है कुछ? नहीं याद आ रहा? एराइल हैलाइड्स में हमने पहले एनिलीन का डायजोटाइजेशन करा था, डायजोनियम सॉल्ट बना था। फिर उससे हमने सैंडमेयर रिएक्शन, गेटरमैन्स रिएक्शन, बाल्शमैन रिएक्शन, 5 रिएक्शन हमने अलग अलग एराइल हैलाइड बनाने के लिए करे थे। मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है और इसके किसी भी रिएक्शन में ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर ऊपर जाएगा, N2 गैस रिलीज हो जाएगा और बाहर से कोई न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा। अभी भी याद नहीं आ रहा? आप में से कुछ लोगों को नहीं आ रहा, चेहरे से पता चल रहा है। देखिए, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ डायजोनियम सॉल्ट में N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव को जब हम वाटर से, वाटर में आपको समझाने के लिए ऐसे लिख रहा हूं, एसिडिक मीडियम एट 333 केल्विन रिएक्ट करवाएंगे, तो ये जो OH है ना, OH, ये OH एज अ न्यूक्लियोफाइल यहां पे अटैक करेगा और जब OH यहां पे अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड टूट के नाइट्रोजन अपने साथ इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, N2 गैस रिलीज हो जाएगा और ये Cl इस H के साथ HCl बना। डायजोनियम सॉल्ट के हर रिएक्शन में N2 गैस तो निकलती ही निकलती है। तो ये फिनॉल मिल जाएगा सीधे, रिंग के ऊपर OH ने अटैक कर दिया, वाटर के OH ने, N2 गैस रिलीज हुई प्लस HCl। So this is a simple preparation, hydrolysis of diazonium salt, ये नोट करें। और जिन लोगों ने ये नोट कर लिया वो लॉग आउट कर सकते हैं। दिस इज द लास्ट रिएक्शन आज की क्लास का। Good evening, sir. गुड इवनिंग।
Good evening, sir. Good गुड evening, इवनिंग। सबने sir. नोट कर लिया जो ऑनलाइन है? Yes, sir. चलिए, गुड इवनिंग।